नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं फ्रांस की क्रांति के अपने राज्य राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण हो गए। अब अपन पढ़ते हैं आर्थिक कारण। इस काल में फ्रांस की आर्थिक दशा भी बड़ी शोचनीय थी। कर के रूप में प्राप्त संपूर्ण धन को राजा अपने विलासितापूर्ण जीवन पर ही व्यतीत कर देता था। धन पानी की भांति बहाया जाता था। फलस्वरूप राजा के सम्मुख धन की समस्या सदा ही बनी रहती थी। इसके साथ ही राजा अपने कृपा पात्रों की मुक्त हाथों से धन, उच्च पद तथा पेंशन आदि दिया करता था। 1774 ईस्वी में फ्रांस पर ऋण का भारी बोझ था तथा कर्ज में निरंतर वृद्धि हो रही थी। अपने कृपा पात्रों को सम्राट कुलीन वर्ग में प्रविष्ट बनाकर विशेषाधिकारों से सुशोभित करता तथा उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति करता। उन्हें अपने हस्ताक्षर युक्त एक प्रकार का प्रपत्र देता था जिसे लेदर दी काशे कहते हैं। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बंदी बनाकर बंदी गृह में डाला जा सकता था। इस प्रकार के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक के साथ राजा के अन्यायों तथा अत्याचारों के बोझ से दबी हुई फ्रांस की जनता पीड़ा से करार रही थी। और जब वह पीड़ा सहन शक्ति के बाहर हो गई तो उसने अपने छुटकारा पाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। विलासिता फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, विलासिता के कारण तथा धन की कमी। निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होने के अतिरिक्त फ्रांस के शासक विलासी भी हो गए थे। देश की संपूर्ण आय राजकोष में आकर राजा और रानी के व्यक्तिगत खर्च के लिए खर्च की जाती थी। एक पाई भी जनसाधारण की भलाई के कार्यों में व्यय नहीं की जाती थी। शासक वर्ग को केवल अपने आमोद प्रमोद में समय व्यक्त करता था। पेरिस के बाहर 12 मील दूर सम्राट ने वसाई नामक स्थान पर अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया जो इतना भव्य तथा सुंदर था कि कदाचित ही इसके जैसा महल उस समय किसी और शासक के पास था, और न ही ऐसा विचार था कि ऐसा महल कभी किसी शासक के भाग्य में नहीं था। वसाई के इन महलों में लगभग 18,000 व्यक्ति निवास करते थे, जिनमें से 16,000 व्यक्ति तो राजा के परिवार के सदस्य तथा नौकर चाकर थे तथा शेष दरबारी थे। इस प्रकार उनके विलासी जीवन तथा भव्य विलास की कोई कमी नहीं थी। परिणाम स्वरूप व्यय का असीमित होना स्वाभाविक ही था। इसी कारण राज दरबार को राष्ट्र की कब्र की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस सब का प्रभाव जनता पर ठीक नहीं पड़ा। एक और तो दरिद्र कृषक, श्रमिक, कारीगर आदि प्राय काल से सायंकाल तक कठिन परिश्रम करते थक जाते थे, फिर भी उन्हें भर पेट कर भोजन नहीं मिलता था। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते थे और दूसरी तरफ इतना भोग और विलास था। बिना हाथ पैर हिलाए कुलीन सामंत तथा राज परिवार के सदस्य थे जो विलासिता का जीवन व्यतीत करते तथा रंगरलियां मनाते रहते थे। इस प्रकार के लोगों से जनता का वर्ग घृणा करने लगा, ईर्ष्या करने लगा और उन्हें अपना शत्रु समझने लगे। दूसरा आता है इसमें अयोग्य शासक वर्ग। फ्रांस में एक और विलासिता, भ्रष्टाचार तथा अत्याचार का बोलबाला था, तो दूसरी ओर फ्रांस के शासक इतने अयोग्य तथा निकम्मे थे कि वे उस गिरते हुए साम्राज्य को चलाने तथा संभालने में पूर्ण रूप से असमर्थ थे। सम्राट अधिकतर अपनी प्रेमिका द्वारा शासन करता था। उसी के कहने पर लुई 15वें ने संसद को भंग कर दिया था तथा संसद सदस्यों को बंदी बनाकर देश से निर्वासित कर दिया था। पुराने न्यायालयों के स्थान पर नवीन न्यायालयों की स्थापना की गई। लुई 15वें की 1770 ईस्वी में मृत्यु हो गई। फ्रांस की सर्वाधिक हानि इसी राजा ने पहुंचाई थी। जब तक फ्रांस के राज्य सिंहासन पर जितने राजा बैठे थे, किसी ने भी राज्य को इतनी हानि नहीं पहुंचाई थी जितनी कि इस राजा ने। वह न केवल निकम्मा तथा जाहिल था, वरन वह अदूरदर्शी भी था।
संभवतः उसे इस बात का आभास हो गया था कि मौजूदा ढंग की सरकार अधिक काल तक स्थायी नहीं रह सकेगी, परंतु फिर भी उसके विश्वास था कि उसके जीवन काल तक वह चलती रहेगी। इसीलिए उसे कहा जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा निष्ठुर निकम्मा शासक था। उसके शासन ने न तो देशभक्ति का ही प्रदर्शन किया और न सुंदर राज्य प्रणाली का ही चुनाव किया। उसमें न निष्ठुरता थी और न ही दक्षता और न ही उसमें सफलता थी। संपूर्ण राज्य पर केवल एक ही संस्था का शासन था और वह संस्था भ्रष्ट थी तथा लड़खड़ा रही थी। लुई सोलवे ने तुर्को को अपनी मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो एक योग्य लेखक तथा प्रबंध करता था। यदि लुई 16वां उसकी बात से सहमत हो जाता तो कदाचित फ्रांस में क्रांति न होती। तुर्गो ने अनेक योजनाओं तथा कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहा, परंतु कुलीनों तथा सामंतों ने सहयोग करके उसे मंत्री पद से ही हटा दिया। इसके पश्चात वित्तीय मंत्री के पद पर नेकर की नियुक्ति की गई। अपनी योग्यता एवं बुद्धि के द्वारा खर्च में कुछ कमी करके तथा कुछ उधार लेकर उसने संतुलन बजट बनाया। इसी बीच फ्रांस तथा इंग्लैंड में उपनिवेशों के लिए युद्ध छिड़ा, जिसमें फ्रांस विजयी हुआ, परंतु इससे उसकी आर्थिक दशा को कोई लाभ नहीं हो सका। युद्ध काल में उसने कुलीनों पर कर लगाने का निश्चय किया, अतः उन लोगों ने षड्यंत्र करके उसे भी हटा दिया। अब कुछ समय तक फ्रांस में ऊंचे से ऊंचे पद दर पर कर्ज लिया जाने लगा और जब वह भी संभव न रहा तो राजाज्ञा द्वारा राजा ने सभी से टैक्स वसूल किए जाने की घोषणा की, परंतु राजा के व्यक्तिगत चरित्र के कारण राजसत्ता कमजोर हो चुकी थी। पेरिस की पार्लियामेंट ने उसकी इन आज्ञाओं का विरोध किया। स्टेटस जनरल का अधिवेशन 1789 ईस्वी को राजा को विवश होकर बुलाना पड़ा। यह अधिवेशन आगे चलकर क्रांति का जनक बन गया। यदि राजा ने समय रहते काम किया होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। धन्यवाद। आर्थिक कारण इसके लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे।